दोस्तों, सोलर सिस्टम और ज्योतिष के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कब हुई और किसने इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया? क्या वास्तव में सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले मॉडर्न साइंटिस्ट ने 1543 में बताया, या उससे पहले भी किसी ने सोलर सिस्टम के बारे में बताया है? क्या आप जानते हैं कि असल में सूर्य मंडल के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिली? अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में सोलर सिस्टम के बारे में लोगों को क्या जानकारी है और कैसे वो इस जानकारी का यूज करते थे। टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। भारत में ज्योतिष विद्या और ज्योतिषी के आधार पर भाग्य बताने की कला उतनी ही पुरानी है जितना कि भारत। सोलर सिस्टम में ग्रहों की चाल पर आज भी बहुत से लोग विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि आज भी लोग कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले ज्ञानी लोगों से अपने ग्रहों की चाल के बारे में सुझाव लेते हैं। 21st सेंचुरी में एस्ट्रोलॉजी का इतना महत्व देखने के बाद ये जरूरी है कि हमें पता हो कि ये एस्ट्रोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ। वैज्ञानिक जगत में सोलर सिस्टम का आइडिया सबसे पहले पोलिश के एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपर्निकस ने सन 1543 के अप्रॉक्स प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है जिसके चारों ओर बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन हिंदू वेदों और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में लगभग 8000 साल पहले ही 9 ग्रहों का सबसे पहला वर्णन हो चुका है। हमारे वेदों में ग्रहों के बारे में बताया गया है जिन्हें सामूहिक रूप में नवग्रह कहते हैं। ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। वेदों में ग्रहों के चाल चलन की वजह से होने वाली घटनाएं भी लिखी हुई हैं और ये उस समय की बात है जब लोगों को ये भी नहीं पता था कि धरती का आकार गोल है। वेदों में लिखी हुई बातों के अनुसार निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं। पहला, सूर्य के केंद्र होने के बावजूद भी उसके चारों ओर ग्रह की चाल का मार्ग गोलाकार नहीं है। दूसरा, ग्रहों की चाल ग्रहों की सूर्य से दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज न्यूटन के सेकंड लॉ से भी वेरीफाई की जा सकती है। तीसरा, राहु और केतु का कोई वजह नहीं है। ये उन 2 बिंदुओं को दर्शाते हैं जहाँ सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के ऑर्बिटल पाथ को काटते हैं। चौथा, राहु और केतु को शैडो प्लैनेट्स कहते हैं और ये नकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। पांचवा, प्रत्येक ग्रह जीवन के एक भिन्न दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करता है और भिन्न भिन्न भगवान से रिलेटेड है। छठा, ब्रह्मांड में बहुत सी गैलेक्सीज हैं जिनमें से 3 प्रमुख है: मिल्की वे, एंड्रोमेडा एंड ट्रायंगुलम, जो कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के द्वारा बनाई गई है। सातवां, धरती मिल्की वे का पार्ट है। आठवां, मंगल ग्रह की उत्पत्ति धरती से हुई है। 9वां, सूर्य देवता पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है क्योंकि सोलर सिस्टम में वो सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के 2 प्रसिद्ध मंत्र हैं जो ग्रहों की चाल ढल का उल्लेख करते हैं। पहले मंत्र का अर्थ है, सूर्य ने धरती और बाकी ग्रहों को एक अट्रैक्शन पावर से अपने चारों ओर बांध रखा है, इसलिए सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरे मंत्र का अर्थ है, सूर्य से समान अट्रैक्शन पावर से जुड़े होने के कारण सारे ग्रह स्टेबल हैं और उनके पास आने की स्पीड प्रोपोर्शनली इंक्रीज होती है। इन मंत्रों से स्पष्ट होता है कि उस समय भी लोगों को ग्रहों और सोलर सिस्टम के बारे में कितनी जानकारी थी। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि आज के महान वैज्ञानिक जैसे केपलर, न्यूटन, फैराडे और आइंस्टाइन, इन्हें भी अपनी डिस्कवरीज में वही सब कंसेप्ट्स और फैक्ट्स यूज किए हैं जो कि वेदों में पहले से ही लिखे हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि विज्ञान और वेद का कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है कि ये पूरी मानव सभ्यता को बदल सकता है। वेदों में लिखे मंत्र और पूजा के नियम भी इस बात का प्रमाण है कि उस समय काम ग्रहों की चाल पर निर्भर करते थे। इसके अलावा बहुत से प्राचीन मंदिरों में भी मंदिर के अंदर नवग्रह देवताओं को पूजा जाता है जो ग्रहों के ज्ञान को प्रमाणित करते हैं। तो जो बातें विज्ञान आज के टाइम में पता लगा रही है उसका ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को सदियों पहले ही था, जो हिंदू धर्म को भारत के लिए गर्व की बात है। इस टॉपिक पर अगर आपको कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी सभ्यता को जो वक्त के साथ लुप्त होती जा रही है उसके बारे में लोगों को पता लगे। धन्यवाद।